आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सफर को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 57 है। इसके पहले 56 लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले वाला कौन सा लेक्चर था? कैबिनेट मिशन पढ़ाया था। और कैबिनेट मिशन कंप्लीट होने के बाद आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। और सुभाष चंद्र बोस की एक सेना थी, आजाद हिंद फौज, जापान में इन्होंने बनाई थी। और इंडियन नेशनल आर्मी भी एक थी। इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज में क्या रिलेशन था, क्या दोनों एक ही थी, क्या दोनों में अंतर था, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है। मैं आज दूर कर दूंगा। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो बनता ही है, इतने महान हस्ती के बारे में पढ़ना। देखिए, जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था ना, इसलिए हर वर्ष 23 जनवरी क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनके पिता का नाम जानकीदास बोस था। माता का नाम प्रभावती देवी था। जगह याद रखिएगा, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। हालांकि उस समय जब इनका जन्म हुआ 1897 ईस्वी है, तब ये आपका बंगाल का ही पार्ट है। आपको पता है 1935 में उड़ीसा एक नया प्रांत बना। 1935 के एक्ट के तहत उड़ीसा एक नया प्रांत बना। 1935 एक्ट के तहत ना दो प्रांत नए बने थे, एक उड़ीसा और एक सिंध। उड़ीसा और सिंध। तो उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। अब ये घर के इतने अमीर आदमी थे, इतने अमीर आदमी थे, उस समय इनके पास कारें हुआ करती थी, तो बहुत धनी परिवार से संबंधित थे। लेकिन इनके पापा जो थे जानकीदास बोस, उनका ये जिद था कि भैया आप अधिकारी बन जाइए, आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्वेंट बन जाइए। लेकिन ये ना कर रहे थे कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, ना कि अंग्रेजों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। लेकिन पिता की जिद के सामने इनको झुकना पड़ा। और ये लास्ट अटेम्प्ट इनके पास था, क्योंकि 22 साल की उम्र हो चुकी है 1920 में, और 23 साल की उम्र तक, इनके ज़माने में 23 साल की उम्र तक आईसीएस की एग्ज़ाम क्वालिफाई या दे सकते थे। तो आईसीएस का पेपर देने इंग्लैंड चले गए और इतने होनहार थे कि 4th रैंक ले आए ये। कौन सी रैंक आईसीएस में? 4th रैंक ले आए। लेकिन एक साल के बाद ही 1921 में त्यागपत्र दे दिया इन्होंने। त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा। हालांकि 1922 में असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया। चौरी चौरा हमारे बगल में ही, गोरखपुर के पास ही चौरी चौरा जो जगह है, वहां पे क्या हो गया? कांड हुआ था, जिसमें पुलिस थाना जला दिया गया था। कई सैनिक, अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे। तो गांधी जी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, झूठ और हिंसा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इससे सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ बहुत सारे जो नेता, बहुत सारे इंडिया के लोग बहुत नाराज हुए गांधी जी से। इसी के बाद से तो क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ गई थी। खैर, मैंने आपको बताया 1921 में कांग्रेस का सदस्य बन जाते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और चित्तरंजन दास, सी आर दास जो उस समय बहुत बड़े वकील थे उस जमाने के, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बनते हैं। ठीक है। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज भी बता दूं, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया था। वो मैंने पढ़ा दिया गया है। आप सभी बच्चों से का ये प्रश्न है कि बताइए, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर किस नई पार्टी का गठन किया था? उस पार्टी का नाम बताना है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी। बहुत आसान है, मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से भी बनाया है इनकी पार्टी संबंधित। देखिए, 1938 का वो टाइम आ जाता है जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। और ये अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, ये पढ़ा दिया गया है। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन है। ये त्रिपुरी अधिवेशन है, त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है। ठीक है, त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है। तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस भी खड़े होते हैं और
पट्टाभी सीतारमैया भी खड़े होते हैं। हालांकि गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था। ये गांधी जी का फुल सपोर्ट था पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी ने इनका बहुत प्रचार किया कि भैया पट्टाभी सीतारमैया जीतेंगे तो समझो गांधी जी जीत रहे हैं, पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो समझ लो मेरी ही हार है, मतलब गांधी जी की हार है, ऐसा बोल दिया था। लेकिन मेजोरिटी से जीत किसकी हो गई? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। तो पट्टाभी सीतारमैया जब हार गए, गांधी जी को इतना बड़ा धक्का लगा कि भैया ये कल का लौंडा, इसकी पॉपुलैरिटी मुझसे भी ज्यादा हो गई कांग्रेस में। और उसके बाद हुआ क्या कि त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष तो बन जाते हैं, कोई भी प्रस्ताव लाते अगर सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी उसका विरोध करते। ना आओ देखते ना ताओ, बस विरोध करते। चाहे अच्छा प्रस्ताव हो चाहे बुरा प्रस्ताव हो, जिद कर ली थी गांधी जी ने। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ जोड़ लिए, बोला गांधी जी मैं आपसे पंगा नहीं ले पाऊंगा, मैं इस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई है? सुभाष चंद्र बोस। अब 1939 की बात हो रही है, तो 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध भी शुरू हो गया सितंबर के महीने में। ये आपको पता ही है। जब सेकेंड विश्व युद्ध शुरू होता है, इसके 2 दिन बाद ही 3 सितंबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय भारत का वायसराय है, उसने ये अनाउंस कर दिया कि भैया इंडिया भी इस विश्व युद्ध में शामिल है। और इंडिया के जो सैनिक है, इंडियन सैनिक है, वो भी इस विश्व युद्ध में लड़ने के लिए इंडिया से बाहर जाएंगे। इससे सभी भारतीय नाराज हो गए और सबसे ज्यादा नाराज हुई जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, क्योंकि इससे पहले 1937 में चुनाव हुए थे, प्रांतों में चुनाव हुए थे। जो प्रांत की विधानसभाएं थी उनके चुनाव हुए थे। तो हमारे जो नेता, इंडियन नेता है, कम से कम उनसे तो परमिशन लेते, उनसे तो एक बार सलाह तो कर लेते कि इंडिया के लोगों को हम भेज रहे हैं लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके कारण कांग्रेस इतनी नाराज हो गई, उसने अपने सभी 8 राज्यों में जहां उनकी सरकार थी सब जगह इस्तीफा दे दिया। इसी कारण से मुस्लिम लीग ने खुश होकर मुक्ति दिवस मनाया था। ये सब बताया है मैंने डिटेल में, ठीक है। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, किसने कहा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे पढ़ाऊंगा ये, अभी आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा जापान में जब जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने सफर से भटकेंगे नहीं। तो अभी मैंने बताया 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी सफर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जर्मनी गए थे, क्यों गए थे वो समझ में आएगा आपको। 1939 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये बहुत विरोध कर रहे हैं, किसका? अंग्रेजों का। कलकत्ता में इन्होंने हड़ताल कर दिया। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1940 में। गिरफ्तार करके जब जेल में डाला गया तो वहां अनशन करने लग गए, जेल में अनशन करने लग गए। तो जेल में अनशन करने लग गए तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी, जैसे गांधी जी है, बड़े बड़े लीडर हैं, इनका यही काम था कि जेल में जाने के बाद अनशन करने लग जाते थे, खाना पीना छोड़ देते थे। अंग्रेज इससे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं और ये जेल में अनशन करने लग जाते हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो अंग्रेजों को बहुत ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए पंगा नहीं लेना चाहते थे कि भैया इसका कुछ ना कुछ वो हल निकाल देते थे। तो इसी कारण से जब ये अनशन करने लग गए तो इनको जेल से छोड़ दिया गया और इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। इनके घर में ही इनको नजरबंद कर दिया गया और 2-3 पुलिस वाले, अंग्रेजी पुलिस वाले घर के बाहर रख दिए गए। बहुत बड़ा इनका घर था, बंगला, मैंने बताया बहुत अमीर आदमी थे। तो 2-3 पुलिस वाले इनके घर के बाहर थे। लेकिन 1941 में भेष बदलकर ये जर्मनी की ओर रवाना हो जाते हैं। जर्मनी क्यों जाते हैं? क्योंकि सेकेंड विश्व युद्ध में देखा गया है कि 2 पक्ष है ना, एक मित्र राष्ट्र है और एक धुरी राष्ट्र है। जो मित्र राष्ट्र में जैसे ब्रिटेन, अमेरिका ये सब है, और धुरी राष्ट्र में आपको पता है जर्मनी, जापान है। तो इन्होंने सोचा कि भैया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मतलब हमारा दुश्मन कौन है? अंग्रेज। अंग्रेजों का दुश्मन कौन है? जर्मनी। तो जर्मनी हमारा क्या हो गया? दोस्त हो गया। इसी कंसेप्ट पर
इसी सोच पर ये चले गए, जर्मनी रवाना हो गए। तो ये अपने घर से जाते हैं अफगानिस्तान के काबुल होते हुए, रसिया की राजधानी मॉस्को होते हुए, इटली होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। तो इस सफर से, इस रूट से ये गए थे। वहां पे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में वो पहुंच जाते हैं। वहां पे हिटलर से वो मुलाकात करते हैं, ठीक है, हिटलर से मुलाकात करते हैं। और हिटलर से मुलाकात करके इनको लगता है कि भैया हिटलर हमारे किसी काम का नहीं है। पहले तो बहुत उम्मीद से गए थे, और वहां पे 4500 सैनिक भी इकट्ठा कर लिए थे इन्होंने। ये 4500 सैनिक कौन से थे? हमारे अंग्रेज, हमारे इंडियन थे ये। सेकंड विश्व युद्ध में जब ये लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से गए थे ना, तो जर्मनी ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। देखिए मैप में, देखिए ध्यान से, देखिए ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका के उत्तरी भाग से, इस उत्तरी भाग में जब ये लड़ रहे थे, तो यहाँ से जर्मनी ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 4500 सैनिकों को जेल में डाल दिया गया। अब इन्हीं सैनिकों की सहायता से इन्होंने एक टीम बनाई, एक सेना बनाई, इसे इंडियन लीजन कहा गया। फ्री इंडियन लीजन या इंडियन लीजन कहा गया। नाम याद रखिए, इंडियन लीजन का गठन किया इन्हीं कैदियों की सहायता से। ये भारतीय सैनिक थे। याद रखिए, अभी हम आजाद हिंद फौज की बात नहीं कर रहे हैं, वो जापान में होगा। ना अभी इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहे हैं। ये इंडियन लीजन है, ये अलग है, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन 4500 सैनिकों को मिलाकर इंडियन लीजन की स्थापना इन्होंने की। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। जब इनकी हिटलर से मुलाकात होती है ना, तब इन मिलने के बाद इनको लग जाता है कि हिटलर से इनको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी और जर्मनी इनके कोई काम का नहीं है। जर्मनी से हेल्प लेना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि वैसी घटना ही हो गई थी कि जर्मनी ने उस समय उस पे रशिया पर आक्रमण कर दिया, और हिटलर ने बहुत साल पहले ही अपनी बायोग्राफी लिखी थी, उसमें इंडियन को बहुत गलत बताया था, इंडियन के लोगों की बहुत बुराई की थी, वो सब चीज़ें थी। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से अब हटना चाहा। तो जर्मनी से वो चले गए कहाँ? जापान। जर्मनी से 1943 में वो कहाँ चले गए? जापान चले गए। सबमरीन की सहायता से वो मेडागास्कर पहुंचते हैं, और उसके बाद मेडागास्कर से ये जापान पहुंच जाते हैं 1943 में। ठीक है, जर्मनी से जापान का सफर इनका। लेकिन जापान में पहुंचते हैं 1943 में, लेकिन इनको जापान पहुंचाने से पहले जापान में क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। मतलब 1 साल पहले क्या हुआ था वो घटना समझ लीजिए। 1 साल पहले क्या हुआ था वो समझ लीजिए। 1942 की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं 1943 में जब ये जापान जाते हैं वो कहानी बताऊंगा। 1942 में समझिए क्या हुआ। रास बिहारी बोस जी ने 1942 में जापान के अंदर ही एक संगठन बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ठीक है, क्या बनाया? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ये संगठन इन्होंने जापान की गवर्नमेंट का हेल्प लेकर ही बनाया था। ये रास बिहारी बोस जो है ये बहुत फेमस है। जब दिल्ली षड्यंत्र हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, उसके मास्टरमाइंड यही थे। ये पकड़े नहीं गए थे, ये जापान आ गए थे। यहाँ पे इन्होंने शादी भी कर ली थी जापान में, इसने जापानी लड़की से इन्होंने शादी कर ली थी। रास बिहारी बोस वही हैं ये जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने बताया था। एक रास बिहारी घोष थे, ये रास बिहारी बोस हैं, ये क्रांतिकारी हैं। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एक संगठन बनाया हुआ था, किसने? रास बिहारी बोस ने। अब रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर फुजियारा, ये जापानी मेजर था, फुजियारा की सहायता से एक सेना तैयार कर ली। एक सेना तैयार कर ली। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कहानी समझिए। सेकंड विश्व युद्ध में जो जापान था, कहानी बताई थी ना, जापान ने साउथ ईस्ट, हमारे एशिया का जो साउथ ईस्ट वाला भाग है, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, ये जो भाग है, यहाँ पहले किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। यहाँ पर जापान ने आक्रमण कर दिया, जापान ने आक्रमण कर दिया। देखिए मैप में दिखाता हूं मैं, देखिए यहाँ पर ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला भाग है ये दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर पहले अंग्रेजों का राज था, लेकिन ये जापान है, ये जापान है। इसने, जापान ने इस इलाके पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर जितने भी सैनिक थे इनको बंदी बना लिया जापान ने, और वो सारे के सारे
आधे ज्यादा इंडियन ही थे, हाँ। तो इंडियन को बंदी बना लिया गया। और उसी में कैप्टन मोहन सिंह भी थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। तो देखिए कैप्टन मोहन सिंह और बहुत सारे इंडियन सैनिक ये जेल में हैं। अब रास बिहारी बोस ने सोचा कि एक ऐसी सेना बनाई जाए जो इंडिया पर आक्रमण करे, मतलब इंडिया पर आक्रमण करे मतलब अंग्रेजों पर आक्रमण करे। तो सेना तो इनको मिल जाएगी, जो सैनिक कैदी हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन उनको संचालित करने वाला एक कैप्टन चाहिए था। तो इनको सबसे अच्छा कैप्टन लगा कैप्टन मोहन सिंह। ये कैप्टन मोहन सिंह शुरुआत से ही 16, 17, 18 साल की उम्र से ही ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उसमें सैनिक थे और कैप्टन हो गए थे। और उस समय जापानी मेजर फुजिहारा की सहायता लेकर और कैप्टन मोहन सिंह की सहायता लेकर एक टीम बना दी, एक सेना बना दी रास बिहारी बोस ने। ये वही सेना है जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना कहा जा रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी। ये पहली इंडियन नेशनल आर्मी है, इंडिया की ये पहली इंडियन नेशनल आर्मी है। INA इसको कहा जाता है, INA इसको कहा जाता है। अब इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में समझ आया क्या थी। रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर फुजिहारा की सहायता से एक सेना तैयार की थी। और कैप्टन मोहन सिंह कौन थे और जो सैनिक से ये टीम बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी, ये कौन थी? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साउथ ईस्ट एशिया में गिरफ्तार किए गए कैदी थे। ये किसने गिरफ्तार किया था? जापान ने। अब लेकिन कुछ दिन बाद जापानी मेजर से जब मतभेद हो जाता है कैप्टन मोहन सिंह का, तो उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया जाता है और ये सेना INA को भंग कर दिया जाता है। मतलब कैप्टन मोहन सिंह को लगने लग गया कि भैया ये हमारा जापानी लोग जो है यूज कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत सेना रख रहे हैं, इंडिया की बहुत बड़ी सेना नहीं बनाना चाह रहे हैं। इनको ये डर है कि बहुत बड़ी सेना बन जाएगी तो जापान के लिए ही खतरा हो जाएगी। और इनको ये भी डर है कि अगर ये डर नहीं, इनको जो हमारी सेना इन्होंने बनाई थी ना, ये आगे रख रहे थे, लड़ाई करने के लिए आगे रख रहे, अपना मतलब निकाल रहे थे। इसलिए मतभेद हो जाने पर कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर की बनी नहीं, इसलिए कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, INA को भंग कर दिया गया। अभी कैप्टन मोहन सिंह गिरफ्तार है, INA भंग हो चुकी है। अब 1942 की बात है। 1943 में अब कौन आते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है। इनको बुलाया भी किसने था? रास बिहारी बोस ने ही बुलाया था। और इनकी जो संगठन है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इन्होंने एक मीटिंग की, उसके बाद निमंत्रण दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को भी अच्छा मौका लगा, क्योंकि जापान भी तो धुरी राष्ट्र में था कि इंग्लैंड के खिलाफ ये भी तो लड़ रहा था, तो ये भी तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही हुआ। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस मेडागास्कर होते हुए जापान पहुंच गए। इन्होंने ही INA को आजाद हिंद फौज नाम दे दिया। जो INA थे, इंडियन नेशनल आर्मी, इसी में कुछ संशोधन करके अपने हिसाब से और संगठित करके इसी को नाम दे दिया आजाद हिंद फौज। अब क्लियर हो गया कि आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी। सारी बातें क्लियर होगी ना। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस उस समय जो जापान के प्रधानमंत्री थे तोजो, उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनसे भी सपोर्ट हासिल करते हैं। ठीक है। और आजाद हिंद फौज बनाते हैं। आजाद हिंद फौज की खासियत देखिए, इसमें जो 4 रेजिमेंट थी ना, 4 रेजिमेंट जो गोरिल्ला रेजिमेंट कहलाती है, बहुत ही खतरनाक थी, बहुत महत्वपूर्ण ये रेजिमेंट थी। एक का नाम सुभाष रेजिमेंट था, गांधी रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट। सुभाष रेजिमेंट के जो नेतृत्व कर रहे थे कौन से सैनिक थे? शहनवाज खां। गांधी रेजिमेंट के जो नेतृत्व करता थे कैप्टन MJ कियानी। आजाद रेजिमेंट के गुलजारा सिंह और अजीज खान नेहरू रेजिमेंट के अध्यक्ष थे, को लीड कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर लड़कियों से भी एक रेजिमेंट बनाई थी। लड़कियां भी यहाँ पे सेना में थी, इनकी महिलाएं भी थी, और उनके द्वारा भी एक रेजिमेंट बनाई गई थी। उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। अब उस जमाने में सोचिए, उस जमाने में औरतों की एक रेजिमेंट बनाना, ये केवल सुभाष चंद्र बोस ही सोच सकते थे। केवल उन्हीं के बस का था, वो सोच सकते थे। तो रानी झांसी रेजिमेंट एक महिलाओं
से बनी हुई एक रेजिमेंट थी, महिला सैनिकों के द्वारा बनी हुई रेजिमेंट थी। इसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन जी। ठीक है। यस। इसका गठन 22 अक्टूबर 1943 में हुआ था। ठीक। लेकिन 22 अक्टूबर 1943 से एक दिन पहले अर्थात 21 अक्टूबर 1943 में ही आजाद हिंद सरकार बना ली थी। एक अस्थाई गवर्नमेंट बना ली थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कहानी समझिए। अभी तो उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, एक आजाद हिंद फौज बनाई है, एक आर्मी बनाई है, और ये आर्मी क्या है? इंडिया की आर्मी है। यस। और इंडिया की आर्मी है तो इंडिया पे ये कह रहे थे कि इंडिया पर इलीगल कब्जा किया हुआ है अंग्रेजों ने, और अपने आप को इन्होंने, अपनी एक टीम को एक अस्थाई गवर्नमेंट घोषित कर दिया इंडिया का, यस। कि हम इंडिया की गवर्नमेंट है, हम अपने देश के लिए अपनी सेना का यूज करेंगे और इलीगल तरीके से जब कब्जा किया हुआ है अंग्रेजों ने उसको बाहर निकालेंगे। Yes. तो इन्होंने एक सरकार का भी गठन किया जो आजाद हिंद सरकार थी, अस्थाई सरकार थी, इंडिया के लिए बनाई थी इन्होंने। अब इस सरकार को 9 देशों का सपोर्ट मिल गया था। 9 देशों ने इनको मान्यता देती थी। 9 देशों ने इनको मान्यता दे दी थी। 9 देश कौन कौन से थे? हालांकि महत्वपूर्ण जापान और बर्मा है। ठीक है, जापान, बर्मा, फिलीपींस, जर्मनी, इटली, ये सभी 9 देशों में महत्वपूर्ण है। 5। ठीक है। और इसका जो आजाद हिंद फौज, इसका जो गठन हुआ था कहाँ किया था इन्होंने? सिंगापुर में। सिंगापुर के कैथे हॉल में इन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है। जो अंडमान निकोबार था ये जापान के कब्जे में था। हाँ। तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे, तो जो इन्होंने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की सेना को दे दिया, इनकी सरकार को दे दिया। सरकार का नाम क्या है? आजाद हिंद सरकार। अब इन्होंने अंडमान का नाम चेंज कर दिया, शहीद द्वीप कर दिया। निकोबार द्वीप समूह का नाम भी चेंज कर दिया, स्वराज द्वीप कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन यू लॉन्च किया। ऑपरेशन यू लॉन्च किया। ये ऑपरेशन यू क्या था? इंडिया की जो सेना है आजाद हिंद फौज और जापानी सेना को संयुक्त रूप से मिलाकर जो बर्मा के रास्ते से हम इंडिया में एंटर करेंगे, और इंडिया का जो कोहिमा और इम्फाल, कमेंट करके बताइएगा ये कोहिमा और इम्फाल भारत के किस राज्य में है? आप सभी को कमेंट करना है, सिंपल है। ये कैपिटल है, पर हमला करने की योजना बनाई थी, इसी को ऑपरेशन यू कहते हैं। हमको इंडिया के इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण करना है म्यांमार के रास्ते से जाकर। ये ऑपरेशन यू था। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्र तो इन्होंने जीत लिए, लेकिन जीतते जीतते बहुत समय, पहाड़ी इलाका था ना, समय बहुत बीत गया, बहुत टाइम इनका बर्बाद हुआ, बहुत दिन बर्बाद हुए। तब तक मानसून आ गया था, जुलाई महीना आ गया, मानसून आ गया, इतनी भारी वर्षा हुई। तो इन्हीं कठिनाइयों के बीच में ये मिशन फेल हो जाता है। ऊपर से वो अंग्रेजी सेना ने भी आक्रमण कर दिया था अपने हवाई जहाज़ों से, तो इसलिए सेना अपना ऑपरेशन यू सफल नहीं कर पाती है, और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था वो अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद देखिए 18 मार्च 1944 का ये वो समय है कि जब आज़ाद हिंद फौज ने भारत में कदम रख दिया। भारत के अंदर एंट्री 18 मार्च 1944 को हुई, और एंट्री कहाँ पर की इन्होंने? मणिपुर के अंदर जो जगह है मोरांग, वहां पर एंट्री की और अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया। इसके बाद समय बीतता गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे बीतता गया, जुलाई आ गया, मानसून आ गया। तो जुलाई में 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से ही हमारे जो नेताजी हैं वो पूरे इंडियन को संबोधित करते हैं। और इसी संबोधन में गांधी जी को वो राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। गांधी जी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। ए राष्ट्रपिता, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जो लड़ाई है अंतिम छोर पर ले आए हैं, अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई अंतिम दौर में ले आए हैं, हमें जीतने की हमको आशीर्वाद दीजिए। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे? 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो के माध्यम से।
नेताजी का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यस सर। इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज को यही कहा था। हम्म, दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने दिया था। यस सर। ठीक है। कई स्थानों पर जीतने के बाद जो ऑपरेशन यू है वो फेल हो जाता है, यस। और जो हमारे इंडियन सैनिक थे जो हम्म, इस आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे वो गिरफ्तार कर लिए जाते यस हैं। सर। और इसके बाद आपको पता है कि जापान की ऐसी तैसी कर दी अमेरिका ने। हाँ। अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम फेंक दिया यस। 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को इन्होंने, अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम फेंका, 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम फेंका, और यस उसके बाद 15 अगस्त 1945 तक जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यस सर। जापान का भी सपोर्ट हमसे हल गया। हम्म, जापान ने भी हमको सपोर्ट अब नहीं किया, कैसे करेगा? उसका तो खुद ही यस। बेड़ा गर्क हो गया। हाँ। ठीक है। तो हमारी सेना भी पकड़ी जाती है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस शहीद हो जाते हैं 18 अगस्त 1945 को। यस सर। कैसे शहीद हो जाते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, अभी तक इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल पाया। जो जापान वालों ने रेडियो पे घोषणा की थी वही हम अभी तक मान रहे हैं। यस सर। तो जापान वालों ने 23 अगस्त 1945 में ये जानकारी दी रेडियो के माध्यम से कि सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए हैं। यस सर। ये एक विमान में बैठकर टोक्यो जा रहे थे, जापान के टोक्यो जा रहे थे, और जो हवाई अड्डा एक नज़दीक पड़ता है ताई होकू हवाई अड्डा, इसी के पास पहुंचने वाले थे। तो इनका जो विमान है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जल जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। यस। इसी के साथ जो इनकी इंडियन नेशनल आर्मी या कहें जाए आज़ाद हिंद फौज थी हाँ। अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। यस सर। सैनिकों को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है, और कई बड़े बड़े सैनिकों को फांसी दे दी जाती यस है। तो ये था सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में। यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। यस सर। ये जो नोट्स हैं वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। ये क्लास नोट्स बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। श्री एजुकेशन SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन पर ये क्लास नोट्स अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन में जाइएगा एप्लीकेशन के, तो वहाँ पे कंप्लीट GS के नोट्स स्टेप बाय स्टेप पढ़े हुए हैं, ले लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।